आज जो आ रही हैं वो है नम्रता बंसल और ये बीएससी एमएससी कर चुकी हैं, अब एमटेक कर रही हैं आईआईटी दिल्ली से। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और हम्बल हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, और उससे पहले आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाय नम्रता, कैसी हैं आप? चैनल में आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो कोमल। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि तुम भी अच्छी हो। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं पहले ये जानना चाहती हूँ, आईआईटी में जाना आप चाहती थी या बाई चांस की बात है कि आप चली गई? जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में थी, जब मैं ग्रेजुएशन करी थी, तब मेरे को डिसाइड हुआ कि मेरे को आईआईटी में जाना है। उससे पहले मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि आईआईटी क्या है, उसमें कैसे एंट्री लेनी है। तो जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी, तब मुझे पता चला कि हम आईआईटी में जा सकते हैं कुछ एग्जाम के थ्रू। तो फिर उस चीज के लिए मैंने काफी मेहनत करी, काफी हार्डवर्क किया उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। देन मेरा एडमिशन हो गया आईआईटी में, आईआईटी दिल्ली में। और मुझे ये भी पता चला कि आप स्कूल टाइम में अपने फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती थी, आगे उसी में अपना करियर बनाना चाहती थी, बट समहाउ वो नहीं हो पाया। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। जब मैं 11th-12th में थी, तो मैं चाहती थी कुछ यूनिक फील्ड में अपना कुछ काम करूं, क्योंकि मेरे को बचपन से बहुत पेंटिंग और स्केचिंग में शौक था। तो मैंने सोचा कि मेरे को फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहिए रादर देन डूइंग समथिंग इन इन इंजीनियरिंग। तो मैंने सोचा कि मेरे को फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहिए। तो तब से मेरे को मन था कि मैं अब इसके बाद यही करूंगी। फिर उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया फैशन डिजाइनिंग के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मेरे पापा कहते थे ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट कर लेनी चाहिए, उससे हमें एकेडमिक और कॉन्फिडेंस मिलता है, एक एकेडमिक स्ट्रेंथ भी मिलती है और एक कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है। तो इस वजह से फिर मैंने अपने 12th के मेरिट बेसिस पे मैंने अपना एडमिशन ले लिया था बीएससी में। मैं पूछना चाहती थी कि जैसे मतलब आपके आपके केस में जैसे पेरेंट्स की गाइडेंस बहुत ज़रूरी रही और बहुत अच्छी एडवाइस आपके पापा ने दी और वो आपके लिए यूज़फुल भी रही। तो सबको सब मतलब सुननी चाहिए, जैसे मेरा भी यही मानना है कि सबको अपने आसपास लोग जितने भी एडवाइस देते हैं उनकी सुननी चाहिए, लेकिन अपनी करनी चाहिए, मैं शायद ये मानती हूँ। तो आपके केस में फोर्स प्रेशर मतलब प्रेशर की वजह से नहीं, आपने करा या आपने खुद करा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने प्रेशर की वजह से किया। और मेरे को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था बचपन से ही। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मेरे को थोड़ा सा अपना एकेडमिक स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने फिर बीएससी में एडमिशन ले लिया था। मेरे पापा ने बिल्कुल फोर्स नहीं किया था। होंगे कि आपने बीएससी करी, आपने एमएससी करी और फिर उसके बाद एमटेक, मतलब इतनी पढ़ाई आपने कैसे कर ली? बच्चे यूजुअली अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, कोर्सेज टू कोर्सेज डिपेंड करता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो बच्चे कैसे पढ़े अपने आप खुद से? उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले आप अपना एक विजन क्रिएट करें कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या आपको अच्छा लगता है। तो आप उसी हिसाब से फिर अपना डिसाइड करें कि किस लेवल तक आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो मेरे को स्टार्टिंग से मेरे को टीचिंग में बहुत शौक था, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहिए। बट मेरे को छोटे बच्चों को पढ़ाना नहीं, मेरे को बड़ी क्लासेस को पढ़ाने का इंटरेस्ट था कि मैं बड़ी नॉलेज गेन करूं और बच्चों को पढ़ाऊं। तो इस वजह से फिर अगर मैं खुद पढ़ूंगी तभी तो दूसरों को पढ़ा पाऊंगी। इसलिए ही मैंने ये सब कोर्सेज करे हैं। और ये भी पता चला कि बीएससी सेकेंड ईयर में शायद आप थी, तो एग्जाम था आपका और आपके साथ एक ट्रेजेडी हो गई, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप? हाँ, जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में थी और मेरे लास्ट एग्जाम्स चल रहे थे, फाइनल एग्जाम्स। तो उस टाइम मैंने अपने भाई को खो दिया। आई लॉस्ट माई ब्रदर दैट टाइम। तो जब मेरे एग्जाम चल रहे थे उस टाइम मेरा भाई हॉस्पिटलाइज था। और जिस दिन ये हुआ उस दिन मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम था। तब मुझे नहीं पता था अपने भाई के बारे में। लेकिन जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म हुआ, तब मुझे पता चला ये सब हो गया है, कि मैंने अपने भाई को खो दिया है। तो दैट मोमेंट वाज कि मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या हुआ ये एकदम से। आई वॉज टोटली लॉस्ट दैट टाइम। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो जो कि मेरे साथ हुआ, जो मेरी फैमिली के साथ हुआ। तो उस दिन मुझे याद है कि उस दिन मेरा एग्जाम था और मुझे अपने भाई की बार बार बातें याद आ रही थी कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए, पढ़ ले, वो मेरा भाई ऐसे कहता रहता था। तो उसी चीज का मुझे बार बार याद आ रही थी। तो उसके नेक्स्ट डे फिर मेरा एग्जाम था। उस चीज से मोटिवेट होकर मैं एग्जाम देने गई। मैं छोड़ भी सकती थी क्योंकि मैं उस स्टेट में नहीं थी कि एग्जाम दे पाऊँ, कुछ कर भी पाऊँ उस टाइम। तो फिर भी मैंने अपने भाई को माइंड में रखते हुए
मैं एग्जाम देने गई, और जैसे कि आप जानते हैं कितने रिचुअल्स होते हैं, तो वो सारे रिचुअल्स चलते थे घर में। उसके नेक्स्ट डे में हर एग्जाम देकर आती थी, हर रिचुअल्स के नेक्स्ट डे। तो बस मेरे को अपने भाई का ध्यान आता था, तो वही चीज मेरे को मोटिवेट करती थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो इस वजह से मैं सारे एग्जाम्स फिर अपने दे पाई, और मेरे फिर अच्छे नंबर भी आए थे उसके बाद भी। ये सुन के बहुत अफसोस हुआ, बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने ऐसी सिचुएशन को भी इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया, आपने एग्जाम्स दिया। आई डोंट थिंक सो अगर कोई भी मतलब कितना मुश्किल होता है मतलब अपना एग्जाम्स देना, और ऐसी सिचुएशन में सच में हैट्स ऑफ टू यू। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब जैसे अपॉर्चुनिटी आपको मिली, आपने सोचा कि एमटेक आपको करनी है, तो ये कैसे इंस्पायर हुई आप, कैसे आपने सोचा? अम, जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में थी, अपने बैचलर्स के सेकेंड ईयर में थी, तब मुझे एक फिजिक्स के प्रोफेसर मिले। तब तक मुझे फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट जब वो मिले, उन्होंने बताया कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, तो फिर मेरा इंटरेस्ट उसी टाइम डेवलप हुआ। तो एक बार क्लास चल रही थी उनकी, तो उन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्स के बारे में बताया उसी क्लास में। तब उस चीज़ को मैंने ध्यान से सुना, और फिर तब मेरे को पता चला कि अभी तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास बैचलर्स के बाद करने के लिए। तो उस चीज़ के लिए फिर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। तभी मुझे आईआईटी का पता चला कि अच्छा, हम आईआईटी में भी जा सकते हैं बैचलर्स करने के बाद, बीएससी करने के बाद। जनरली हम सबको लगता है कि बीएससी के बाद कुछ करियर ऑप्शन नहीं है, बट ऐसा नहीं था। फिर उन्होंने एक मुझे विजन दिया, तो मैंने फिर उसी विजन पे अपना करियर डाइवर्ट कर लिया। मैं फिर उसी हिसाब से फिर अपनी स्टडीज करती थी, उसी हिसाब से मैंने फिर प्रिपेयर किया। नम्रता, जैसे जो बच्चे आईआईटी में जाना चाहते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से ऑलरेडी बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए कुछ अगर वो कैसे जा सकते हैं, कुछ उस पर हाईलाइट दे दें। वैसे तो काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस हैं हमारे बीएससी के बाद, बट मैं आपको थोड़ा रिसर्च से रिलेटेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि बच्चा कोई भी क्लियर कर सकता है, जैसे कि आईआईटी जैम है, जो कि एमएससी के एंट्रेंस के लिए होता है। हम एमएससी कर सकते हैं आईआईटी से या एनआईटी से। और एक एग्जाम है टीआईएफआर, तो उनका एक पर्सनल इंस्टीट्यूट है, टीआईएफआर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च। तो वह उनका एक अलग से रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां से आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी मतलब एमएससी प्लस पीएचडी आप कर सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जाम होता है, जेस्ट का एग्जाम दे सकते हैं। जेस्ट का एग्जाम देने के बाद आप अलग अलग इंडिया की रिसर्च इंस्टीट्यूट में किसी में भी आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हैं, एमएससी प्लस पीएचडी। और एक एग्जाम होता है जेएनयू का, आप जेएनयू में भी एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम दे सकते हैं, और वहां से आप एमएससी कर सकते हैं। तो जो कि नेशनल लेवल के बहुत अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ऐसे ही एक एग्जाम है जेएनयू का, जो कि वो खुद का ही एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। या फिर एक बीएचयू का भी एग्जाम होता है, उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप वो भी क्लियर करके आप एमएससी कर सकते हैं वहां से। तो ये सारे एग्जाम्स थे जो कि एक टीचिंग लेवल या आप रिसर्च लेवल पे जाना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए सही रहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि इंजॉयमेंट और पढ़ाई में से दोनों में से आप मतलब किसको इम्पोर्टेंस देंगे, और कैसे आपने मैनेज करती हैं दोनों एक साथ? देखिए, मैं इन दोनों चीज़ों को अलग अलग एंटिटी की तरह नहीं लेती हूँ। दोनों ही चीज़ अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। जब भी हम कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक डिसिप्लिन के साथ करें, और अपना इंजॉयमेंट अपना साइड बाय साइड करते रहे। तो इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है लाइफ के लिए, जिससे कि हमें थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिलता है। जब हम पढ़ाई से थोड़ा थक जाते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत करना चाहिए, बट ये भी नहीं बोल रही हूँ कि ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, हम घूमने चले जाएँ, वो सब ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बट हम कर सकते हैं एंजॉयमेंट, ऐसा नहीं है पढ़ाई के साथ साथ। तो आपका आपका स्केड्यूल कैसे रहता था जब आप तैयारी कर रही थी आईआईटी के लिए? जब मैं नेट के लिए तैयारी कर रही थी, तब नेट गेट के लिए तैयारी कर रही थी, उस टाइम मेरा ये था, मैंने कोचिंग ली थी, तो मेरी कोचिंग ड्यूरेशन सुबह की होती थी। मेरी 7 या 7:30 बजे होती थी। तो उसके लिए मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाया करती थी, और सबसे उठते के साथ ही मैं थोड़ी सी योगा और थोड़ा सा मेडिटेट करती थी, और थोड़ी सी एक्सरसाइज करती थी। उसके बाद फिर मैं जल्दी से तैयार होके अपनी कोचिंग के लिए चली जाती थी। तो ये रहता था। तो कोचिंग में फ्री होने के बाद मैं फिर थोड़ा सा रेस्ट करती थी, क्योंकि सोना भी बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, माइंड हमारा रिफ्रेश हो जाता है। तो थोड़ी सी मैं उस टाइम नैप भी लेती थी, स्टेबल रहता है हमारा। एक ऐसा नहीं कि प्रॉपर हम पढ़ते रहते हैं बैलेंस हर टाइम। बना के रखा है आपने पढ़ाई और हर चीज में। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता था अपनी रूममेट के साथ बातें करना, वो अपनी बातें शेयर करती थी, तो वो चीज़ अच्छा लगता था। तो और
एकदम से खाना खाते ही पढ़ना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। उसके बाद ही फिर मैं थोड़ा सा उसके बाद पढ़ती थी, फिर उसके बाद फिर मैं प्रॉपर नींद लेती थी अपनी। मैं लगभग 12-1 बजे तक सो जाती थी, फिर वही डेली रूटीन रहता था स्टार्टिंग से। एक और क्वेश्चन है मेरा, आई थिंक बहुत ज़्यादा बच्चों का रहता है कि जैसे हम मिडिल क्लास फैमिलीज जैसे बच्चे होते हैं तो उनके पास रिसोर्सेज हैं भी और रिसोर्सेज नहीं भी होते हैं, तो और हम्म। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आई थिंक उन बच्चों के पास थोड़ा ज़्यादा रहती है, क्योंकि अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास एक मोटिवेशन है कि हाँ हमें करना है कुछ, बट बच्चों के पास है भी और नहीं भी, सो दे गेट कंफ्यूज कि वो कैसे करें मैनेज, मतलब इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन रहता है आसपास, तो आपने उसको हैंडल कैसे किया? जब मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया था, तो उसी टाइम मैंने अपना सारा सोशल मीडिया कट ऑफ कर दिया था। मतलब मैंने अपने सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए थे। तो उससे अगर हम कुछ चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना चाहिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने कुछ खोआ, बट अच्छा हुआ कि मैंने किसी चीज अच्छी चीज में इन्वॉल्व हुई और अच्छे से प्रिपेयर किया उस चीज को। तो डिस्ट्रैक्शन को आप खुद ही हटा दीजिए, तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं। आप सोशल मीडिया को कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए, क्या फर्क पड़ जाएगा? थोड़े टाइम नहीं चलाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो आप बाद में भी तो चला सकते हैं, दुनिया रुकेगी तो नहीं ना। तो आप ये सोचिए कि उस जिस चीज की आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले, तो उस चीज को आप बार बार माइंड में पिक्चराइज करते रहिए कि क्या क्या अच्छा अच्छा होने वाला है। तो उस चीज से आपको खुद ही मोटिवेशन आएगा, तो आप खुद ही आप अच्छा करेंगे और इन सब चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो मैंने तो यही किया था कि मैंने कोई सोशल मीडिया उस टाइम जब मैं प्रिपेयर कर रही थी उस टाइम मैं यूज नहीं करती थी बिल्कुल भी। और मैं बच्चों की साइड से ज़रूर पूछना चाहूँगी वो कि जैसे मटेरियल चूज़ करते हैं हम पढ़ाई के लिए, तो वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारी किसी भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए? यस, मेन चीज है मटेरियल। आप क्या किस चीज से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए? जैसे कि मैंने कोचिंग की थी, तो मैं सिर्फ अपने मेरे को जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था मैं उसको डेली बेसिस पे करती थी। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती थी, बस डेली का काम डेली कर लेती थी। तो वो चीज मेरे को बहुत हेल्प रहती थी, और मैं हर वीकेंड उसका रिवीजन भी करती थी साथ के साथ, जिससे कि मुझे अपडेट रहूं कि मैंने पुराना क्या किया है, उस चीज को मैं भूलूं ना। तो उस चीज से मैं अपडेट रहती थी। और डेली बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि डेली का काम आप डेली करते रहें, और अपने आपने जो कोचिंग लगाई है या आप जिस रिसोर्स से या किसी चीज से पढ़ रहे हैं आप, किसी भी मटेरियल से, उस पर ट्रस्ट करिए और उसी चीज को ही सिर्फ पढ़िए। फिर उस टाइम अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करिए तो उस उन पे ट्रस्ट रखिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि टेस्ट सीरीज होती है, एटलीस्ट वो तो सबको ट्राई करना चाहिए। टेस्ट सीरीज से क्या होता है, आपको अपना इंडिविजुअल तैयारी का पता चलता है कि आपकी कैसी तैयारी है। चाहे आपके 0 नंबर भी आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टेस्ट सीरीज सारी ज्वाइन करनी चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत होती है, अगर कोई बच्चा कोचिंग भी नहीं कर रहा है तो वो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे। उससे आप एनालाइज कर सकते हैं अपनी तैयारी को कि आप कैसे परफॉर्मेंस है, आपकी कैसी तैयारी है। तो ये चीज मेरा एक सजेशन रहेगा। बाकी मटेरियल का ये है, अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आप मटेरियल को कहीं से लें। अच्छा मटेरियल होना चाहिए जिसमें स्ट्रेटेजिक तैयारी हो, उसमें टू द पॉइंट क्वेश्चंस हो जो लास्ट ईयर में आ रहे हो। उस चीज को ही उस टाइप का ही आप पहले विजुलाइज करें कि आप कौन सा मटेरियल ले रहे हैं, वो चीज आपको ध्यान रखना है। फिर उसी से ही बार बार तैयारी करें, उसी की बार बार प्रैक्टिस करें। और सारी चीजें ना पढ़ें, बस लिमिटेड और स्मार्ट वर्क करें। क्योंकि अगर आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ोगे वो बेटर है कि 10 बुक पढ़ने से 10 बुक को आप एक एक बार पढ़ो। तो बस मेरा ये कहना है कि आप बस प्रैक्टिस करते रहे अच्छे मटेरियल की। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लेके बैठ गए आप उसकी प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, तो गलत चीज की भी प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको। अच्छी चीज को अच्छे रिसोर्सेज होने चाहिए, अच्छे मटेरियल होना चाहिए, तभी आप उस चीज की प्रैक्टिस करें। तो इसका बस आपको ध्यान रखना है इसी बातों का। बाकी आपको डिसिप्लिन बना के रखना है, ये सब। नम्रता, आपको और भी कुछ पढ़ाई के अलावा कुछ इंटरेस्ट कुछ आप बताएं? इंटरेस्ट एक्चुअली मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। तो जब भी मेरे को मौका मिलता है, चाहे घर हूँ मैं या फिर कॉलेज हूँ, मैं कोई भी मौका नहीं चूकती हूँ कुकिंग करने से। मैं कुकिंग करती हूँ। बाकी कुकिंग के साथ साथ मुझे बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है। स्केचिंग करना मुझे बहुत पसंद है, वाटर पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है कि मतलब कुछ क्रिएटिव करूँ और कुछ अलग करना मुझे पसंद है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा लगता है। मेरा मैं स्कूल टाइम से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहती थी। तो स्पोर्ट्स में मेरे को बैडमिंटन बहुत पसंद है। बैडमिंटन एंड चेस बहुत पसंद है। तो लॉकडाउन में अभी आप कैसे अपना टाइम इन्वेस्ट करती हैं पढ़ाई के साथ, और क्या क्या करती हैं? ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं करती, बट मैंने रिसेंटली एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया है।
उसमें मैं इस पर्पज़ से बनाया कि मैं अपना जो भी कुछ यूनिक या क्रिएटिव मिले, मैं उस चीज़ को अपलोड करूँ। या फिर मैं चाहती हूँ कि जो लोग आईआईटी नहीं जा पाते हैं, तो या फिर मोटिवेट होना चाहते हैं कि हम आईआईटी क्यों जाएँ? तो मैं अपनी मैंने जो स्पेंड करा है टाइम आईआईटी में, उस चीज़ को मैं शो करना चाहती हूँ उस चैनल के थ्रू। तो मैं चाहती हूँ कि सब मोटिवेट हों और कि देखें कि आईआईटी की लाइफ कैसी है। और मैं कुछ भी मुझे कुछ क्रिएटिव मिलता है तो मैं उस चीज़ से को शेयर करती हूँ। आइदर वो कुकिंग हो या कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो या प्लांटिंग से रिलेटेड हो, मैं शेयर करना पसंद करती हूँ। तो अ, यही मैं अभी तक तो मैंने यही किया है। और बाकी उसके अलावा मैं कुकिंग करती हूँ। कुकिंग मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसलिए तो मैं चांस नहीं गवाती हूँ कुकिंग करे बिना। बस यही सब चल रहा है। और हमने ये भी सुना है कि आपकी फैमिली में शायद कोई नहीं चाहता था कि आप बाहर कोचिंग के लिए जाएँ, तो फिर कौन नहीं चाहता था और आपने कैसे उनको मनाया? इनिशियली हुआ ये था कि मैंने मम्मी पापा से शेयर किया कि मेरे को कोचिंग करनी है बाहर दिल्ली में जाके। तो इनिशियली दोनों ने मना कर दिया, लेकिन मैंने मम्मी को समझाया तो मम्मी ने बोला कि हाँ बेटा, तेरे को कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब उन्होंने सपोर्ट दिया सबसे पहले। पापा भी सपोर्टिव है, ऐसा नहीं है, ब्रॉड माइंडेड है, ऐसा नहीं है कि नैरो माइंडेड है। बट मेरे पापा को बस कहीं ना कहीं डर लगता था मेरे भाई के बाद कि मेरे को अकेला मतलब नहीं छोड़े। तो इस चीज के डर की वजह से वो मना कर रहे थे, बाकी और कोई बात नहीं थी। लेकिन फिर मम्मी ने मेरे को सपोर्ट किया, मम्मी ने पापा को समझाया कि कि इसको कुछ करना चाहिए। तो फिर उसके बाद दोनों अग्री हो गए, फिर उन्होंने अलाउ कर दिया मेरे को जाने के लिए। तो मैं अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूंगी इस चीज के लिए कि उनकी वजह से ही उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं आज हूँ जो भी हूँ। उन्होंने हर टाइम पूरे लाइफ में को हमेशा सपोर्ट किया है। कभी भी मेरे को पढ़ाई के लिए कभी मना नहीं किया कि नहीं तेरे को आगे नहीं पढ़ना या ऐसा कुछ। तो थैंक यू पेरेंट्स। नम्रता, कुछ लास्ट में मैसेज देखने वालों को देना चाहती हैं आप? हाँ, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आपको एक प्रॉपर विजन होना चाहिए अपने करियर को लेके कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अपने इंटरेस्ट को देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। और अगर आपको जब इंटरेस्ट दिख जाता है, आपको विजन हो जाता है, तो जब आप उसकी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो प्रॉपर प्रिपेयर करें डिसिप्लिन के साथ, अच्छे से। और जब आप डिसिप्लिन के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ के साथ आप नींद भी लें अच्छी सी। प्रॉपर स्लीपिंग टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरी रात रात भर पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, माइंड हमारा हैंग हो जाता है। तो प्रॉपर नींद लें। और डाइट, एक बैलेंस डाइट लें। ज्यादा जंक फूड पे ना रिलाई रहें कि हम जंक फूड खा लेते हैं, शॉर्टकट में खा लेते हैं और पढ़ते रहते हैं। नहीं, आपको एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। जब आप तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी सी मेडिटेशन करें, योगा करें। उससे आपको एक एनर्जी आती है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहती है हर टाइम। और यही कहना चाहती हूँ कि सेल्फ मोटिवेटेड रहें। और जब भी आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, क्योंकि जब तक आपको अपने पे ट्रस्ट नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। तो उस चीज के लिए बोलना चाहती हूँ। और लास्ट में यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप कोई चीज अचीव कर लेते हैं, तो जिस इंसान की वजह से आपको किया है, आपने ये सब अचीव, उन उसको ना भूलें, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करें। अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करें। जो भी, अगर आपको जहाँ से भी मोटिवेशन आ रहा है, उस पर्सन की रिस्पेक्ट करें और हमेशा उनसे इंटरेक्ट करते रहें। बस यही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच नम्रता, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें, एंड आई होप जो देखेंगे सच में उनको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी और वो भी शायद आपके स्टेप्स को फॉलो करके कुछ सक्सेस हासिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू कोमल, मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं सबको कुछ अपना शेयर कर सकूँ और मोटिवेट कर सकूँ। थैंक यू सो मच कोमल। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर इंस्पायर करेगी। और नम्रता से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका पेज लिंक दिया है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें सो दैट बाकियों को भी इंस्पिरेशन मिल सके।